नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद में इस समय ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस में हिस्सा लिया। पीएम ने आतंक के अड्डों को मिनटों में मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय सेनाओं की सराहना की। पीएम ने कहा कि भारत ने अपने लक्ष्य 100% हासिल किए हैं। जब पाकिस्तानी सेना आतंकियों के बचाव में आई तो भारतीय सेनाओं ने उसे भी धूल चटा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान भी जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। पीएम ने दोहराया कि पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी पर सवाल उठाए। पीएम ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत को ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने वाले कांग्रेस सदस्य के बयान की याद दिलाई। पीएम ने इसे पहलगाम हमले की पीड़ितों का अपमान बताया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए उनका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की शुरुआत में ही देश को एक बड़ी खबर दी और बताया कि पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकवादियों को सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में विपक्ष को ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन बताई। सदन को बताया कि इस ऑपरेशन की शुरुआत कब हुई, कैसे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को ढेर किया गया। अमित शाह ने बताया कि पहलगाम हमले के दौरान मिले कारतूस के खोखे और आतंकवादियों की राइफल के खोखों का मिलान चंडीगढ़ एफएसएल की रिपोर्ट से हुआ है। आतंकवादियों के पास एक M9 अमेरिकन और 2 AK-47 राइफल बरामद की गई थी। इस दौरान ऐसा मौका भी आया जब विपक्ष शोर मचाने लगा। केंद्रीय गृह मंत्री रुके नहीं, बल्कि उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को निशाने पर ले दुखी न होने की नसीहत दे डाली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की टिप्पणी पर भी लोकसभा में जवाब दिया और कहा कि हमारे पास प्रूफ है कि वे तीनों पाकिस्तानी थे। अमित शाह ने सदन में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे की वजह बताई और कहा कि आतंकवादियों को जवाब देने के लिए भारत पड़ोसी देश में 100 किलोमीटर अंदर गया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सेना के हौसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि सरकार हर जानकारी साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ संवेदनशील बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत का सम्मान होना चाहिए, लेकिन सरकार को यह बताना होगा कि इंटेलिजेंस फेल क्यों हुई। सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि सरकार किसी के दबाव में आने वाली नहीं है और विपक्ष को सरकार की बात पर नहीं, अमेरिका की बात पर भरोसा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला बताया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी घुसपैठ कैसे हो गई। बीजेपी की ओर से निशिकांत दुबे ने पलटवार किया और कहा कि जो लोग सेना के ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं वे जवानों की शहादत का अपमान कर रहे हैं। यह समय राजनीति का नहीं, एकजुटता का है। राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये वही टीआरएफ है जिनके आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम इलाके में 26 मासूम और निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या की थी। कांग्रेस की ओर से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा में भागीदारी की। इसमें खड़गे ने पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान की निंदा की, लेकिन खुफिया एजेंसियों की विफलता और संघर्ष विराम पर सवाल भी उठाए। राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंखला ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में भाग लेते हुए पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान की निंदा की।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के संबंध अच्छे हैं। इसके बावजूद सऊदी अरब ने सीमा पार से पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद को लेकर उसकी निंदा की है। ये पीएम मोदी के नेतृत्व की क्षमता को दिखाता है। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा आगे जारी रहेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उच्च सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वहीं दोपहर बाद नेता सदन राज्यसभा जेपी नड्डा भी चर्चा में अपनी बात रखेंगे। राज्यसभा की कार्यसूची में आज के कामकाज की बात करें तो उच्च सदन में आज समुद्री माल वहन विधेयक 2025 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। 23 जुलाई को पेश हुए इस विधेयक पर चर्चा आगे बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं। इसके अलावा राज्यसभा में महिलाओं को शक्तियां देने संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट रखी जाएगी और प्रश्नकाल में सदस्य अपने सवाल करेंगे। वहीं आज इंडी ब्लॉक के सांसद सुबह 10:30 बजे बिहार में चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के मुद्दे पर संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन करेंगे। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में आशा एवं ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का फैसला लिया है। बिहार के सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपए की जगह अब 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। श्रीहरिकोटा से आज भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार लॉन्च होने वाला है। इसरो और नासा दोनों एजेंसियों का साझा प्रोजेक्ट निसार शाम 5:40 पर लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की निगरानी करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। निसार मिशन की खास बात यह है कि ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रेजोल्यूशन डेटा देगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 1 अगस्त तक पश्चिम बंगाल और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज पश्चिम बंगाल के कल्याणी स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति कल झारखंड के देवघर स्थित एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वहीं 1 अगस्त को राष्ट्रपति आईआईटी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में आयोजित द वीक एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 में विश्वविद्यालय के छात्रों से संवाद करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आज से 2 अगस्त तक जापान की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस यात्रा से भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों में और मजबूती आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में युवा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को मिलेगा मंच। वहीं कॉन्क्लेव में स्टार्टअप और योजनाओं पर भी रहेगा फोकस। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई में अदालत ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर सवाल उठाए थे और सुनवाई के लिए आज की तारीख दी थी। दरअसल आपको बता दें, जस्टिस वर्मा ने उनके घर जले नकदी नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील के साथ याचिका दायर की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हेट स्पीच मामले में मऊ से पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने कोर्ट से बहस के लिए समय मांगा। हाथरस सत्संग हादसे में आज होगी सुनवाई। सिकंदरा राव गांव के फुलरई मुगलगढ़ी में आयोजित सत्संग के बाद भगदड़ मच गई थी। हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग घायल हुए थे। पश्चिम बंगाल के सीईओ कार्यालय ने निर्वाचक सूची की नियामक जांच और नमूना सर्वेक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है। इन अनियमितताओं के मद्देनजर 3 अलग-अलग जिलों के 3 निर्वाचक नामांकन अधिकारियों को तलब किया गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें लोगों को आपातकालीन स्थितियों के लिए जागरूक किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्मांतरण मामले में 10 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। इन सभी की 10 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पूरी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। भारी बारिश ने मंडी समेत कई इलाकों में तांडव मचाया हुआ है।
मंडी और कुल्लू जिलों में लगातार हो रही बारिश से 31 जून से अब तक 40 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और लोगों को भारी नुकसान भी सहना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से मंडी में एक घर के बह जाने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। वहीं भूस्खलन से मनाली दिल्ली हाईवे भी लगातार बाधित हो रहा है। बीती रात हुई अत्यधिक बारिश के कारण धर्मशाला की सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त होने के साथ ही जानमाल को भी क्षति पहुंची है। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखा गया। इस दौरान लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भी बारिश हो रही है। कोलकाता में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हुआ है। विपिन बिहारी गांगुली स्ट्रीट में जलभराव की वजह से गाड़ियां सड़कों पर तैरती दिखी। उत्तर प्रदेश में कभी धूप तो कभी बारिश का सिलसिला जारी है। इस समय मौसम हर दिन बदल रहा है। मुरादाबाद में भी झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को चिपचिपाती गर्मी से राहत मिली। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश के कारण तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजौरी में मलबा गिरने से कई सड़कें बंद हो गई। कई हिस्सों में लगातार बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई। वहीं उधमपुर में भी लगातार हो रही बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत जरूर मिली है, वहीं अब ये बारिश मुसीबत भी बनती जा रही है। उधमपुर के कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लगातार बारिश के कारण जलभराव की शिकायतें मिलने के बाद आईटीओ क्षेत्र का निरीक्षण किया। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे यूं ही जारी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। दम आलू कैसे बनाएं? और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है। सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। एक मिनट। क्या हुआ? अभी से इतना खर्चा करोगे तो मेरी पढ़ाई का क्या करोगे? तुमने पहले ही लाइफ इंश्योरेंस का चाइल्ड प्लान सोच रखा है, इसकी हुआ। बढ़िया है। सपनों को रखो सुरक्षित चाइल्ड प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाए, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। केंद्रीय गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में कहा कि भारत में तेल और गैस की खोज में नए सिरे से उछाल आ रहा है, जिसके तहत 2022 में लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर के पूर्व नो गो अपतटीय क्षेत्रों को खोला गया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में कहा कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में औसत मासिक शुद्ध GST संग्रह 10.7% बढ़कर 1,80,774 करोड़ रुपए हो गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिंदी और 21 क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। इस एप्लीकेशन के जरिए उपयोगकर्ता संदिग्ध संचार की सूचना दे सकते हैं, खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक या ट्रेस कर सकते हैं। यह एप्लीकेशन अब एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जो पूरे भारत में नागरिकों को बहुभाषी डिजिटल सुरक्षा टूल प्रदान करता है। पिछले 5 सालों के दौरान सभी क्षेत्रों आवासीय, सरकारी, वाणिज्यिक और औद्योगिक, संस्थागत, सामाजिक और निजी प्रतिष्ठानों में कुल 15,206 मेगावाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर 2030 तक भारत के जीडीपी में 2% का योगदान देंगे और 28 लाख रोजगार सृजित करेंगे। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 1 अगस्त को मुंबई में आयोजित की जाने वाली नीलामी के माध्यम से 2 लॉट में 32,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड बेचे जाएंगे। भारत के शीर्ष 8 शहरों में 2025 की जनवरी से जून अवधि में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में लीजिंग गतिविधियां सालाना आधार पर 63% बढ़कर ऑल टाइम हाई 27.1 मिलियन स्क्वायर फीट पर रह रही हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जून 2025 तक कुल 16,912 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और मार्च 2027 तक 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने जाने का लक्ष्य है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत में स्वच्छ परिवहन और उन्नत विनिर्माण क्षेत्रों के विकास में तेजी लाने के लिए भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी एथर एनर्जी लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए। नवाचार केंद्रित 50 से अधिक स्टार्टअप के गठबंधन स्टार्टअप पॉलिसी फोरम के नेतृत्व में बिल्ड इन भारत पहल के अंतर्गत यह सहयोग किया जा रहा है। रेल मंत्रालय की जानकारी के अनुसार भारत वर्तमान में 27 इंटरनेशनल सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व कर रहा है और दुनिया भर में 40 अतिरिक्त परियोजनाओं को सहायता प्रदान कर रहा है। भारतीय कंपनियों के वार्षिक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी खर्च में वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2024 के बीच में 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। देश में आम नागरिक तेजी से ऑनलाइन लेन देन को अपना रहे हैं। इस कारण डिजिटल पेमेंट इंडेक्स सालाना आधार पर 10.7% बढ़कर मार्च 2025 तक 493.22 पर पहुंच गया है। भारत के रियल एस्टेट हितधारक बेहतर होते हुए व्यापक आर्थिक संकेतकों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अप्रैल से जून अवधि में सेंटिमेंट इंडेक्स इस वर्ष पहली तिमाही के 54 से बढ़कर अब 56 हो गया है। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड और मैग्ना यूमा प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी को बदलने की सुविधा देने वाले स्टेशनों की स्थापना के लिए साझेदारी की घोषणा की है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड का जून 2025 की तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 11% बढ़कर 6,108.46 करोड़ रुपए हो गया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ब्रिटेन को भारत का चमड़ा और जूते का निर्यात 2024 के 49.4 करोड़ डॉलर से लगभग दोगुना होकर 3 साल में 1 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। रूस के कामचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। रूस की स्थानीय मीडिया ने बताया कि रूस के सुदूर पूर्व में तट के पास भूकंप से कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं रूस के सुदूर पूर्व बंदरगाह शहर सेवेरो कुर्लेस्क से सुनामी की लहरें टकराई हैं। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। अमेरिकी भूविज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। रूस के सुदूर पूर्व में आए शक्तिशाली भूकंप के कारण जापान, हवाई, रूस और इक्वाडोर सहित प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई है और कैलिफोर्निया तट पर भी चेतावनी जारी की गई है। अमेरिकी आर्थिक वृद्धि में तेजी आने से उम्मीद है और अप्रैल से जून की अवधि में 2.5% की वार्षिक दर से विस्तार होने का भी अनुमान है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमसन ग्रीन ने अमेरिका और चीन के बीच उच्च दांव व्यापार वार्ता के समापन के बाद स्टॉकहोम में संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें किसी बड़ी सफलता की घोषणा नहीं हुई। चीन और अमेरिका फिलहाल एक दूसरे पर टैरिफ नहीं बढ़ाने पर सहमत हो गए। सहमति बनी है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुरूप अमेरिकी चीनी वस्तुओं पर 30% कर लगाएगा, वहीं चीन अमेरिकी उत्पादों पर 10% शुल्क वसूलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें लगता है कि वे इस साल के अंत से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि महीनों की बातचीत के बावजूद भारत के साथ व्यापार समझौता अभी तक अंतिम रूप नहीं ले पाया है।
ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया और भारत की एक करीबी साझेदार के रूप में प्रशंसा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल ने गजा में संघर्ष विराम और शांति की दिशा में ठोस और स्पष्ट कदम नहीं उठाए तो ब्रिटेन सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देगा। पुर्तगाल के अरौका में जंगली पहाड़ी पर लगी आग ने पेड़ों को झुलसा दिया और आसमान में घना धुआं छा गया। 700 से अधिक अग्निशमन कर्मी, लगभग 250 दमकल गाड़ियों और 9 विमान आग बुझाने में लगे। इजरायली सेना ने कहा कि उसने यमन से इजरायल की ओर दागी गई एक मिसाइल को रोक लिया है, जिससे देश के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि इजरायल और फिलिस्तीनियों के बीच 2 राज्य समाधान पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन संघर्ष को लंबा खींचेगा, हमास को प्रोत्साहित करेगा और उसके अवरोध को पुरस्कृत भी करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन के साथ चल रही जंग खत्म करने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो अमेरिका अगले 10 दिनों के भीतर उस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध और टैरिफ लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब YouTube पर अकाउंट नहीं बना सकेंगे। ये नया नियम 10 दिसंबर 2025 से लागू होगा। दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन में एक जेल और अस्पताल पर रूसी हवाई हमले में कम से कम 19 लोग मारे गए, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मॉस्को यूक्रेन में अपने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं दिखाता है तो वे 10 दिनों के भीतर रूस पर दंडात्मक उपाय लागू करना शुरू कर देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे नवंबर में दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी और को भेज सकते हैं। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने इजरायल और हमास के बीच गजा संघर्ष विराम वार्ता में हस्तक्षेप किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप के आरोप को पूरी तरीके से निराधार बताया है। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां और आखिरी टेस्ट 31 जुलाई से द ओवल में शुरू होगा। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच से पहले ओवल क्रिकेट ग्राउंड पर जमकर अभ्यास किया। भारत इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैच की टेस्ट सीरीज का ये दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मुकाबला है। भारतीय टीम जीत के साथ सीरीज को ड्रॉ कराने के इरादे से उतरेगी तो वहीं इंग्लैंड सीरीज जीतना चाहेगी। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर फिर से चर्चा में है। भारतीय टीम द ओवल टेस्ट की तैयारी के लिए मंगलवार को नेट्स में अभ्यास कर रही थी। इस दौरान गौतम गंभीर की ओवल पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस के साथ तीखी बहस हुई। गौतम गंभीर के ओवल पिच क्यूरेटर ली फोर्टिस के साथ हुई बहस का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में गंभीर को यह कहते हुए भी सुना गया है कि आप यहां सिर्फ ग्राउंड्समैन हैं, आप हमें यह मत बताइए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने मंगलवार को लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग का दौरा किया। इस दौरान कप्तान शुभमन गिल और मुख्य कोच गौतम गंभीर ने हस्ताक्षर किए हुए क्रिकेट बैट भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और उप उच्चायुक्त सुजीत घोष को भेंट किए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने बैट भारतीय उच्चायुक्त को सौंपा, जबकि गौतम गंभीर ने उप उच्चायुक्त सुजीत घोष को हस्ताक्षरित बैट दिया। बीसीसीआई ने टीम इंडिया की इस मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा की। भारत की सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार जोड़ी ने मकाऊ ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीत से आगाज किया। भारतीय खिलाड़ियों ने मलेशिया के लॉ हैंग यी और एनजी इंग चियोंग पर सीधे गेम में जीत दर्ज करके टूर्नामेंट के पुरुष युगल के दूसरे दौर में प्रवेश किया। एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF पुरुष डबल्स वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 में वापसी कर ली है। भारत के शीर्ष खिलाड़ी लक्ष्य सेन BWF पुरुष सिंगल वर्ल्ड रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाकर 17वें स्थान पर पहुंच गए। BWF की वर्ल्ड रैंकिंग में HS प्रणॉय भी 2 पायदानों पर चढ़ते हुए 33वें स्थान पर पहुंच चुके हैं।
महिला सिंगल में 17 वर्षीय उन्नति हुड्डा ने 4 स्थान की छलांग लगाकर करियर की सर्वश्रेष्ठ 31वीं रैंकिंग हासिल कर ली है। उन्होंने पिछले सप्ताह 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को प्री क्वार्टर फाइनल में हराकर ये मुकाम हासिल किया था। BWF की वर्ल्ड रैंकिंग के महिला डबल्स में ट्रीसा जॉलियर गायत्री गोपीचंद की जोड़ी 11वें स्थान पर बनी हुई है, जबकि तनीषा क्रास्टो और अश्वनी पोनप्पा की जोड़ी 2 स्थान की छलांग के साथ 45वें स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय पारंपरिक खेल खो खो ने खेल जगत में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए अखिल भारतीय विद्युत क्रीड़ा नियंत्रण बोर्ड के वार्षिक खेल कैलेंडर में अपनी आधिकारिक जगह बना ली है। और सनन मोहम्मद के दूसरे हाफ में किए गए गोल की मदद से जमशेदपुर FC ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए 134वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के ग्रुप C में भारतीय सेना पर 1-0 से जीत दर्ज की। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।